हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और इस बात के लिए क्षमा भी चाहते हैं कि इतने दिनों में जो गैप हुआ वीडियो के लिए, ठीक है, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ये आपका कंबाइंड टेस्ट है और मैंने ये कहा था ये आपका सेकेंड कंबाइंड टेस्ट होगा। इसमें वही अप्रॉक्स 50 या 50 अबव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें आपके सारे न्यू क्वेश्चन रखे गए, इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और कोशिश करिएगा इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका या कंबोडिया। क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण जो कंबोडिया है, उसके शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी जो यशोधरा है वहाँ पे किया था, ठीक है। तो ये अंकोर वाट मंदिर समूह जो है वो कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। पहली बात तो हम ये जान लें कि गोपुरम क्या होता है। गोपुरम देखिए, पहली ये जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो अधिकतर पांड्यों के जो राज्यकाल था उसमें देखने को मिलते थे, ठीक है। तो उसमें उस समय जो मंदिर बनते थे वो क्या होते थे, वो मंदिर जो है वो छोटे होते थे और उनके जो प्रांगण यानी उनके आंगन, मतलब उस मंदिर में आंगन होता था, उसकी 4 दीवारी होती थी, ठीक है। तो जो ये जो प्राचीर होते थे यानी 4 दीवारी जो थी वो सामान्य रहती थी, लेकिन उनके जो द्वार होते थे, प्रवेश द्वार जो होता था, ये बड़े बनते थे, यही गोपुरम कहलाते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला जो है भवन, तो ये मतलब कि इसमें मंजिल कई सारी बनी होती थी, तो मेनली उनके जो दरवाजे इतने बड़े होते थे कि उससे जो है मतलब उनकी 4 दीवारी मंदिर का और कुछ पोर्शन ज़्यादा दिखता ही नहीं था, ठीक है। तो ये घेर लेते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? रथ मंदिर है, ठीक है। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ या धर्मराज रथ। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ देखिए, जो पल्लव कालीन मामल्य शैली में बने जो रथ हैं, उनका मतलब रथ वाले जो मंदिर थे उनमें द्रौपदी जो रथ वाला जो मंदिर है वो सबसे छोटा है, ठीक है। और जो धर्मराज रथ वाला जो ये मंदिर है ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है अमरकंटक किन नदियों का उद्गम स्थान है? ऑप्शंस है नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी या सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी। अमरकंटक जो है ये हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थल है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो अनूपपुर जिला है वहाँ पे ये स्थित है, हिंदुओं का वही तीर्थ स्थल एक तरह से है। ये जो है नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी, इन तीनों का ही मतलब कि नदियों का ये उद्गम स्थान है अमरकंटक से ही, ठीक है। तो अमरकंटक इन तीनों नदियों का उद्गम स्थान है। फ्रेंड्स देखिए, थोड़ी सी जल्दी इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है मत्त विलास प्रहसन किसकी रचना है? ऑप्शंस है तिरुवल्लुवर, महेंद्र वर्मन प्रथम, महर्षि अगस्त्य और इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन प्रथम। मत्त विलास प्रहसन ये जो रचना है वो महेंद्र वर्मन प्रथम की है और ये एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शंस है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, मंडलों में विभाजन करना, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों में समस्त अधिकार, कर संग्रहण प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ठीक है। तो ये जो चोल प्रशासन है, चोल प्रशासन की अगर विशेषताओं में हम देखें तो उनमें सबसे जो उल्लेखनीय विशेषता है वो असाधारण शक्ति और उनकी क्षमता थी, जो कि स्वायत्तशाली जो ग्रामीण संस्थाएं थी उनके संचालन के लिए वो मतलब यूज़ होती थी, ठीक है। तो अगर मेनली अगर देखें तो इस काल में जो स्वायत्त शासन जो था वो पूर्णतया ग्रामों में, जो गाँव जो थे वहीं पर ही क्रियान्वित होता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है चोल शासकों के शासनकाल में तालाब समिति को क्या कहा जाता था?
ऑप्शन है पानवरियम, एरीवरियम, टोटवरियम या संवत्सर वरियम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो देखिए चोल शासकों के शासनकाल में तालाब समिति जो है उसको एरीवरियम कहा जाता था। ठीक है, पहली बात तो वरियम जो व्यवस्था थी वो क्या थी, चोल साम्राज्य में ही प्रचलित थी। ये व्यवस्था जो है ये शासन मतलब एक शासन प्रणाली थी। ठीक है, एक तरीके की शासन कार्य प्रणाली थी ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, इसमें देखिए तो देखिए सूची 1 में लेखकों का नाम दिया गया है। ठीक है, और सूची 2 जो है उनमें मतलब जो कृतियां हैं उनकी वो दी गई हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। सूची 1 में कृतियां हैं, सूची 2 में राइटर के नाम है। तो देखिए कृतियों में निरुक्त, वार्तिक, मिताक्षरा और कातंत्र, व्याकरण। और इसकी जो मतलब कि जिन रचनाकार जो हैं उनमें है यास्क, कात्यायन, विज्ञानेश्वर और सर्ववर्मा। तो कूट की सहायता से हमें इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। तो एक बार मैच करके देख लेते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है निरुक्त, जो यहाँ पे रचना है वो किसकी है, वो यास्क की है। ठीक है, वार्तिक जो रचना है ये कात्यायन की है, मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की है और कातंत्र व्याकरण जो है वो सर्ववर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पहली है नैषधीय चरित, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध, दश कुमार चरित। तो इसमें से कूट की सहायता से हमें एक बताना है कि 2 और 3 है, 2, 3 और 4 है, 1 और 3 है या 1, 2 और 3 है। तो देखिए क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। यहाँ पे जो पहली है नैषधीय चरित, किरातार्जुनियम और तीसरी जो है शिशुपाल वध, ये तीनों ही कथा सूत्र हैं जो कि जिनके महाभारत से मतलब कि इनका कथा सूत्र जो है वो लिया गया है। तो सबसे पहले देखिए किरातार्जुनियम जो है ये महाकाव्य भरवी, ये इनके जो राइटर हैं वो हैं भरवी के द्वारा ये रचित जो है लिखा गया है। ठीक है, और मतलब इसकी जो कथा वस्तु है वो महाभारत से ली गई है। उसके बाद है नैषधीय चरित जो है ये महाकाव्य श्री हर्ष की कीर्ति है। ये किसकी है, हर्ष की कीर्ति है। उसके बाद है शिशुपाल वध। तो देखिए शिशुपाल वध जो है ये महाकवि माघ के द्वारा ये रचित है। ठीक है, माघ जो है उनके द्वारा ये रचित संस्कृत में महाकाव्य है और जो मतलब इसकी जो कथा का जो वर्णन है, कथा वस्तु जो है वो महाभारत से दी गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हितोपदेश, पंचतंत्र, कथास ऋत सागर, शकुंतला। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पंचतंत्र। तो ये जो प्राचीन भारतीय पुस्तक जो पंचतंत्र है, ठीक है, इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और इसके मूल अगर लेखक हम देखें तो विष्णु शर्मा, इनके जो मूल लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए चित्तौड़ की त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया। राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने या पृथ्वीराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है महाजैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। अमोघवर्ष, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज या विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की जो सभा है उसको अलंकृत करते थे। ठीक है, ये कुमारपाल जो थे वो चालुक्य राजवंश के राजा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन है सुल्तान शमशुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है
ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबदीन। ठीक है, ऑप्शन डी है सुल्तान जैनुल आबदीन। अकबर की समान धर्म सहिष्णुता एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने भी जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है उनका अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? ऑप्शन है बंधुआ मजदूर को, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील जो है इसके लिए जो अर्घट्टा है, अर्घट्टा वर्ड मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास में इसको ये वर्ड जो है इसका यूज होता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1993 में। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन है पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, राज्यपालों की नियुक्ति। तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। वोहरा समिति का जो गठन है वो राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ की जो जांच है उसको करने के लिए वर्ष 1993 में इसका निर्माण कराया गया था, मतलब बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ढेबर आयोग, कालेलकर आयोग, खेर आयोग या राजमन्नार आयोग। क्वेश्चन 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS है, ठीक है, और भारतीय पुलिस सेवा IPS है। तो इसको समाप्त करने की जो सिफारिश की थी वो राजमन्नार आयोग ने की थी। राजमन्नार जो समिति है इसका गठन केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए 1970 में किया गया था, 1970 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था दी गई है, दूसरा उनका स्थापना का वर्ष दिया गया है। तो देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तन निदेशालय 1956। तो हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी भ्रष्टाचार निरोधक कानून, जो कि 1985 में बताया गया है। वो 1985 नहीं बल्कि 1988 है, 1988 है। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? ऑप्शन है न्यायाधीश सुबोध राणा, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, न्यायाधीश बालाकृष्णन, न्यायाधीश HS दत्तू। तो क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, देश के जो प्रथम लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं उनके रूप में, अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई थी। और ये मतलब जो लोकपाल होता है उसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रथम लोकपाल जो है वो कौन है? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? ऑप्शंस हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, बलवंत राय मेहता समिति या फिर अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसमें कहा गया है कि किस आयोग ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया, तो वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, इसमें है राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ऑप्शंस है राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी राज्य सरकार। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें है संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था के अध्यक्ष हैं? ऑप्शंस हैं MN वेंकट चलैया, RS सरकारिया,
कृष्णा अय्यर या फातिमा बीबी? 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए MN वेंकटचलैया। 22 फरवरी 2000 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय जो राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग को गठित किया गया था। ठीक है, इन्हीं की ही अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले कौन है? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या विश्वनाथ प्रताप सिंह? क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। पहले हम ये समझ लें कि मंडल आयोग था क्या। मंडल आयोग वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी थी उसके द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनकी पहचान करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इस वजह से इसको मंडल आयोग कहा गया। ठीक है, और इस आयोग की वही रिपोर्ट जो सौंपी गई थी वो 1980 में सौंपी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित है, संवैधानिक संगठन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम कहते हैं UPSC, ठीक है, ये एक संवैधानिक संगठन है। और अगर हम देखें कि जो है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत तो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, इस वजह से संवैधानिक के संगठन के अंतर्गत इसे कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले में है चिकमंगलूर शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड में है मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ठीक है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक है और ना ही दो सही है। तो देखिए क्वेश्चन 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो सही है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। पहले वाले में कहा गया है चिकमंगलूर शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कर्नाटक में ये जो चिकमंगलूर है ये कर्नाटक का जिला है। ठीक है, ये शर्करा के लिए नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें हो जाएगा कॉफी। ठीक है, इसके बाद है मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कर्नाटक का ये जिला है मांड्या, ठीक है, ये कॉफी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो मांड्या है वो शर्करा के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ऑप्शंस है कॉफी की, स्वर्ण की, धान की या फिर चाय की। 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चाय की। ग्रीन गोल्ड जो है वो चाय की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो है देखिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु छोटी इलायची जो है उसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं, जबकि जो बड़ी इलायची अगर उसके लिए कहा जाए तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल आ जाएंगे। ठीक है, इसके मुख्य उत्पादक में, लेकिन उड़ीसा राज्य जो है वो इलायची का उत्पादन नहीं करता है, मतलब वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। इसमें है झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? ऑप्शन है जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग, सिंचाई या फिर सूखी काश्त। क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। तो झूमिंग या पैड़ा पद्धति जो झूम खेती होती है उसी से ही संबंध है। तो इसमें क्या है, जंगल को काट दिया जाता है, उसके बाद उसको सूखा छोड़ दिया जाता है बंजर होने के लिए, फिर उसके बाद मतलब उसी में ही अलग अलग जो दूसरी जो फसलें होती हैं उनको उगाने के लिए, दूसरी तरीके के पौधे जो होते हैं उनको उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो झूमिंग जो है वो जंगल काटकर सूखने को छोड़ने जो इसमें कार्य है वो इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्षेत्र दिए गए हैं, सूची 2 में स्थानांतरित खेती दी गई। स्थानांतरित खेती जो है जो झूम खेती उसी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो क्षेत्र में देखिए पश्चिमी घाट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तो ये जो अलग अलग स्थानों पे झूम खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसी को ही हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। तो स्थानांतरित खेती में है डाहिया, वाल्तरे, झूम और कुमारी। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है।
तो देखिए क्वेश्चन जो 29 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4231। ठीक है, तो एक बार इसे मैच करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्षेत्र दिया गया है पहला वाला जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित खेती है वो कुमारी, जो झूम खेती है मतलब स्थानांतरित खेती वो कुमारी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वहाँ कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है वहाँ पे वाल्तरे बोला जाता है, वाल्तरे स्थानांतरित खेती को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत जो है वहाँ पर झूम कहा जाता है। और लास्ट में है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया कहा जाता है। स्थानांतरित खेती जो है उसको डाहिया के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन है त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में या फिर पुणे में। क्वेश्चन 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची, त्रिची को कहा जाता है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, इसमें स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में फसल का नाम दिया गया है, सूची 2 में बीमारी का नाम है। तो देखिए फसल है गन्ना, धान, अरहर और आलू, और बीमारी है झुलसा, लेड ब्लाइट रोग और रेड रॉट रोग। ठीक है, खैरा रोग और उकठा या फिर विल्ट रोग। तो हमें कूट की सहायता से आंसर बताना है कि कौन सी फसल में कौन सा रोग होगा। क्वेश्चन 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 2, 3, 4, 1। तो इसे एक बार मैच करके देख लेते हैं। देखिए इसमें फसल है यहाँ पे गन्ना। ठीक है, गन्ने का जो कैंसर रोग है उसको रेड रॉट रोग कहा जाता है, रेड रॉट। ठीक है, रोग। तो ये जो गन्ने का जो रोग है उसको रेड रॉट कहते हैं। उसके बाद धान में जो रोग होता है वो खैरा कहलाता है। ठीक है, धान का रोग जो है वो खैरा कहलाता है। अरहर में जो रोग होता है उसको हम उकठा या विल्ट रोग कहते हैं। आलू में झुलसा रोग होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है 32। क्वेश्चन 32 में है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फसल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों एक तथा दो, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन 32 है इसमें यहाँ पे फल है। ठीक है, फसल नहीं है, क्या है? फल है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, ये गलत है। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, केवल दो, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्योंकि फसल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान नहीं बल्कि जो चीन है उसका प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है। और जो दूसरा बताया गया है कि तंबाकू निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, ये यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? ठीक है, तो क्रॉस के द्वारा जो बनी होगी प्रजाति तो वो कौन सी है? पूसा RH10, पूसा सुगंधा 3, पूसा बासमती 1 या पूसा सुगंधा 5। क्वेश्चन 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पूसा RH10। ठीक है, तो पूसा RH10 जो है ये बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो चावल की जो संकर प्रजाति है उनमें ये आती हैं। अन्य जितनी भी संकर प्रजातियां हैं उनमें PHB 71 आती है, गंगा आती है, सुरुचि आती है, KRH2 आती है, सहाद्री आती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? ऑप्शन है नील हरी शैवाल, राइजोबियम, कवक मूल कवक या एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीली हरी शैवाल। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहा जाता है, ये जो है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी उर्वरक हैं जैसे एजोस्प्रिलियम या फॉस्फोबैक्टीरिया एजोला, ये सभी जो है वो चावल की फसल के लिए उर्वरक का काम करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। इसमें है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शंस हैं यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या परलांग। क्वेश्चन 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सिकोया का होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो उत्तरी कैलिफोर्निया है उसमें ये पौधा पाया जाता है, वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। इसमें है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट।
ठीक है। इसमें क्या गया है, उपयुक्त में से किस प्रकार की जंतु में शीत निष्क्रियता, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, उसकी परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है। तो ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2 और 3, या फिर डी वाले में दिया गया है शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी प्रेक्षित नहीं की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पे जो शीत निष्क्रियता, जो हाइबरनेशन की जो परिघटना है वो दिखाने का जो काम कर रहे हैं वो चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट तीनों ही हैं। देखिए जो गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी जो चमगादड़ होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं कि जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में, जैसे सर्दियां जब आती हैं तो गर्म मौसम का जो आहार जो इनको चाहिए होगा, ठीक है, वो जब नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं। और इस कंडीशन में इनका जो ताप टेम्परेचर होता है वो जिस जगह पर रह रहे होते हैं, आश्रय स्थल, उसके ताप के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वही है कि हमें खाने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमारे बॉडी में जो है मतलब पाचन, डाइजेशन, श्वसन, ये सारी क्रियाएं हो रही होती हैं, तो श्वसन जो है वो मंद पड़ जाता है। ठीक है, ये मंद पड़ता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वही जो उनके बॉडी में जो वसा, फैट वगैरह जो होती है वो उसी के सहारे ये जीवित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिया गया है कि इसमें चमगादड़ तो इसमें हो गया। ठीक है, ये जो कृंतक दिया गया है, रोडेंट में गिलहरियाँ, छछूंदर और चूहे या मूषक वगैरह जो हैं वो इसी के ही अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 37 में देखिए क्या है, इसमें है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के या की लेखक या लेखिका हैं, कौन है, वंदना शिवा, वीके शर्मा, MS स्वामीनाथन या मेधा पाटेकर। क्वेश्चन 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वंदना शिवा। वंदना शिवा एक लेडीज़ हैं। ठीक है, ये जो है ये मतलब कि इसकी जो है लेखक हैं किसकी, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी की। इसमें क्या बताया गया है, इसमें मेनली पर्यावरण जो कार्य करती या भूमंडलीकरण के विरोध मतलब उसके बारे में जो विरोधी जो काम हो रहे हैं, ठीक है, उसका विरोध इस पुस्तक में इन्होंने किया है। किसने, वंदना शिवा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, इसमें है निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन है मीथेन, जलवाष्प, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओजोन। मीथेन, यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी वैश्विक ऊष्मन जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ओजोन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन जो है वो किसकी वजह से होती है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होती है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ओजोन इसमें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। तो देखिए इसमें जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि या अत्यधिक वनोन्मूलन। नीचे दिए गए कूट के द्वारा सही उत्तर चुनिए, केवल 2 तथा 3, केवल 1, 2 तथा 4, 1, 2, 3 तथा 4 या केवल 1 तथा 4। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। पहला, दूसरा और चौथा, ये जो 3 यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो जो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। सिर्फ जो थर्ड वाला है सौर धधक में वृद्धि जो है ये नहीं है, क्योंकि देखिए नासा और अन्य जितने भी अध्ययन शोधकर्ता जो मतलब कि अध्ययन की जो जगहें हैं वहाँ पे जो सौर धधक जिसे हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं उसमें वृद्धि को वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी हैं जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रज्वलन, तो जाहिर सी बात है जीवाश्म ईंधन जितना ज़्यादा चलेगा उसमें उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी ज्वलनशील वाली जो गैसें हैं वो सब निकलेंगी। तेल चालित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, इसमें जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। अत्यधिक वनोन्मूलन, जितना ज़्यादा जो है वन की कटाई होगी उतना ही ज़्यादा जो जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 4 यहाँ पे स्टेटमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण, जो फसल और जैव मात्रा के जो अवशेष होते हैं इनके दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। यहाँ पे जो गैसेस दी गई हैं उनमें से कौन निर्मुक्त होता है, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4 या 1, 2, 3 और 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। यानी यहाँ पे जो कहा गया है फसल और जैव मात्रा के जो अवशेष हैं इनका जब दहन किया जाता है, जैसे फसल की कटाई हुई और नीचे जो उसके मतलब उसकी थोड़े थोड़े पेड़ के जो या भूसे वगैरह जो होते हैं ये जो बच जाते हैं तो इनको जला दिया जाता है। तो इससे जो दहन के कारण जो वायुमंडल में गैस निर्मुक्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, ओजोन भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। इसके अलावा भी कुछ और भी गैसें हैं जो वो भी जो है मतलब कि धुआं भी तो होता है, धुआं होता है, एरोसोल वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य और जो जलवायु है उसको भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41। इसमें देखिए कथन और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है, ठीक है, तिरछी स्थिति में इसको डुबोया गया है। यदि बगल से अगर देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण इसका कहा गया है कि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर के छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास कराता है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं या और आर ए का सही स्पष्टीकरण है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमें कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया, तो मतलब उसको और बगल से अगर देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें क्या है, ये जो रीज़न है वो झुकी हुई प्रतीत हो रही है, ये किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के। ये जो घटना है ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब इसमें क्या होता है, जब छड़ी से डूबे हिस्से में चलने वाली जो किरण है, जैसे हम ये जानते हैं कि जो छड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है? एयर है। एयर से वो पानी में जा रही है, ठीक है, किरण जो है वो कहाँ जा रही है? पानी में जा रही है। तो पानी जो है एयर के अकॉर्डिंग डेंस है। तो क्या होता है कि जो डूबे हिस्से में जब किरण चलती है तो सतह पर जैसे ही पहुंचती है तो वो इस सघन माध्यम मतलब कि कह सकते हैं, एक मिनट रुकिए। अच्छा यहाँ पे क्या है कि एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लीजिए। कथन में है जल में तिरछी जो छड़ी है उसको डुबो करके रखा है, यानी प्रकाश किरण जो भी देखा जाएगा वो जल से बाहर की तरफ देखा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वो जल से वायु में जा रही है, तो सघन से अगर विरल में जा रही है तो क्या होगा, वो अभिलंब जो बीच में अगर हम अभिलंब खींच लें तो उससे वो दूर हट जाएगी, ठीक है, अपवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए वो और फिर हमारी आंखों में जब वो प्रवेश करेगी तो हमें वही जो मतलब झुकी हुई प्रतीत होगी, ठीक है, छड़ी। तो ये जो रीज़न है वो मेनली अगर देखा जाए कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा जो सिस्टम है वो किसका है, ये जो घटना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, और अपवर्तन वही सघन माध्यम और विरल माध्यम वाला होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इसमें है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। ऑप्शन है द्विफोकसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा या शंक्वाकार लेंस जैसा। क्वेश्चन 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी लेंस जैसा, ठीक है। देखिए पानी में डूबा हुआ जो वायु का बुलबुला है वो जिसकी सतह उत्तल होती है, वायु की बुलबुले की सतह जो होती है वो उत्तल होती है, लेकिन ये अवतल लेंस जिसे हम अपसारी लेंस कहते हैं, यहाँ पे नहीं सी जो बोला जा रहा है अपसारी लेंस, तो कॉन्केव लेंस जो अवतल लेंस होता है ये अपसारी लेंस होता है, ठीक है। इसकी भांति ये व्यवहार करता है, और पानी का जो अपवर्तनांक है वो वायु से अधिक होता है, सघन माध्यम होता है ना वायु से, इसलिए जो डूबे हुए बुलबुले हैं उनकी लेंस की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। तो पहले वो उत्तल होता है फिर बाद में जो है अवतल हो जाता है, ठीक है। और अपसारी है तो जाहिर सी बात है वो फैला देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। इसमें है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर है सर्च लाइट, ये लाइट है, ठीक है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़े की तुलना में वरीयता उनको मतलब वरीय माने जाते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इन चारों में हमें ये बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक और गले की जांच करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उत्तल दर्पण का नहीं बल्कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो आँख, नाक, कान या जो गले में जो चीज़ें देखने को डॉक्टर यूज़ करते हैं अवतल दर्पण में, तो इसे बड़ी इमेज बना करके ये दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ जो है मतलब अवतल दर्पण का किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। इसमें है निम्न रंगों में विषम को पहचानिए।
तो यहाँ पे कुछ रंग दिए गए जिनमें से विषम को पहचानना है, हरा, भूरा, लाल और पीला। तो देखिए क्वेश्चन 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भूरा रंग। यहाँ पे भूरा रंग जो है वो विषम है, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश में जो रंग उपस्थित हैं वो 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर, ठीक है। तो ये जो विबग्योर है इनमें जो भूरा रंग होता है वो इसमें नहीं होता है, इस वजह से ये इसमें मतलब विषम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, इसमें है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मीथेनॉल या प्रोपिल एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकोल का जो प्रयोग है वो हिमरोधी यानी इसको कहते हैं एंटी फ्रीज, ठीक है, उसके रूप में किया जाता है। इसमें होता यह है कि जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से अगर वो घट गया है, जिससे अगर ठंडे देशों में क्या होता है कि जो स्वचालित वाहन है उनमें पानी जम जाता है, पानी का यूज़ किया जाता है, पानी जम जाता है, तो इसके यूज़ की वजह से जो है वहाँ पे इंजनों में पानी नहीं जमता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, इसमें है गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है या सभी द्रवों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। तो पदार्थ की जो डेंसिटी है वो घट जाती है गर्म करने पर। होता यह है कि पदार्थ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अगर घनत्व है तो वो बराबर होगा द्रव्यमान, ठीक है, और बटे आयतन के बराबर होगा। तो इसमें यह है कि अगर हम गर्म करेंगे किसी भी पदार्थ को तो उसका जो आयतन है उसमें वृद्धि होगी। आयतन व्युत्क्रमानुपाती है घनत्व के, आयतन में वृद्धि जैसे ही होगी घनत्व अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 47, क्वेश्चन 47 में है बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, याहू के द्वारा, अल्फाबेट इंक के द्वारा या फिर अमेजॉन के द्वारा। क्वेश्चन 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। वर्ष 2009 में, ठीक है, 2009 जो है इसमें वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था बिम्ब। ये एक वेब सर्च इंजन है जिसका जो स्वामित्व और संचालन जो है वो किसके हाथ में है? माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, इसमें है निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया है। ऑप्शन है इनसैट 1A, मेटसैट, इनसैट 2B या अग्नि 3। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेटसैट। यहाँ पे जो कल्पना 1 है वो है क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया ये पहला मौसम समर्पित उपग्रह है, ठीक है। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसके द्वारा 12 सितंबर 2002, ठीक है, 2002 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसी को ही, कल्पना 1 को ही मेटसैट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कल्पना जो थी, ठीक है, उनके नाम पे इसका नाम दे दिया गया था। पहले इसका नाम मेटसैट ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें है विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। ऑप्शन है खगोल शास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स या एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खगोल शास्त्र, ठीक है। व्हाइट डॉर्फ जो है वो खगोल शास्त्र से संबंधित है। व्हाइट डॉर्फ यानी सफ़ेद बौने तारा, ठीक है, जिसको डीजेनरेट, जैसे सफ़ेद बौने तारा जो है डीजेनरेट जो स्टार है, क्षय तारा, उसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें है स्टीफन हॉकिंग एक पियानो वादक हैं, गिटार वादक हैं, वैज्ञानिक हैं या अमेरिकी राजनीतिक हैं। क्वेश्चन 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक हैं। तो देखिए जो स्टीफन हॉकिंग है ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इनका जो स्टीफन विलियम हॉकिंग है ये विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक शास्त्री थे। मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने की वजह से इन्हें जो ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। ये मोटर न्यूरॉन बीमारी से ग्रसित थे और ये जो है एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है 51 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम,
एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं पारा। इसमें देखिए क्वेश्चन 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिथियम एवं ऑस्मियम। ठीक है, तो जो लिथियम है ये सबसे हल्की धातु है और जो ऑस्मियम है ये सबसे भारी धातु है। यही जो युग्म है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के ये जो टेस्ट है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने मेहनत की है तो आप लोग भी ये कोशिश करिएगा, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।